हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल। आई एम रश्मि, योर मैथ्स टीचर। गाइज आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको डेली अपडेट्स मिलते रहें। तो इस वीडियो में आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं सीरीज JMS4 का सेट नंबर 3, जिसका कि ABC पहले से अपलोड हो चुका है। इस वीडियो में हम सेक्शन D को सॉल्व करेंगे। तो ये कोड इसका सीरीज नंबर 4 सेट नंबर 3। तो सेक्शन डी का क्वेश्चन नंबर 23 इज इन एन AP द फर्स्ट टर्म इज -4, द लास्ट टर्म इज 29 एंड द सम ऑफ ऑल इट्स टर्म इज 150, फाइंड इट्स कॉमन डिफरेंस। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है, जिसने AP अच्छे से किया होगा ये इसको इजीली सॉल्व कर पाया होगा। तो फर्स्ट टर्म हमें गिवन है A लास्ट, और यहाँ पे लास्ट टर्म यानी AN nth टर्म भी होती है, L भी उसको राइट करते हैं, तो 29, और सम हमें जितनी भी यहाँ पे टर्म है N जो भी हमारा आएगा उन सारी टर्म का सम हमें 150 गिवन है। तो हमें D फाइंड करना है। तो D फाइंड करने के लिए सबसे पहले आप यहाँ पे देखो, क्योंकि हमारे पास N भी नहीं है क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स हमें नहीं पता है कि कितनी टर्म्स है जिनका ये लास्ट टर्म है या कितनी टर्म्स है जिनका सम हमारा 150 है। तो पहले हम N फाइंड कर लेते हैं। तो सम का हमारे पास फॉर्मूला होता है SN = n/2 A + L। क्योंकि मैंने ये वाला फॉर्मूला इसलिए लिया है क्योंकि SN हमें गिवन है, A हमें गिवन है, L हमें गिवन है। तो यहाँ से हम तीन चीज़ हमें पता है तो N हम इजीली फाइंड कर सकेंगे। तो सारी वैल्यू को इसमें पुट करके सॉल्व किया, N = 12 आ गया। अब N = 12 आ गया तो चाहे आप इस वाले को यूज़ करके और D फाइंड करो या फिर आप इसको यूज़ करके D फाइंड करो, दोनों ही मेथड राइट है। किसी ने अगर AN गिवन है, AN के अंदर में ये A N और D की AN A और N की वैल्यू को पुट करके सॉल्व करके D फाइंड किया तब भी आपका आंसर 3 आ रहा है। और अगर SN के फॉर्मूले में SN और N A और N की वैल्यू को पुट करके सॉल्व किया तब भी आपका D 3 आ रहा है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है आपका D = 3, hence the common difference is 3. Now next question number 24 is draw a circle of radius 4 cm from a point 6 cm away from its center. Construct a pair of tangents to the circle and measure their length. तो ये भी बिल्कुल NCERT का ही क्वेश्चन है, एग्जैक्ट क्वेश्चन है। बस ये आपकी ये मेजरमेंट आपको चेंज, रेडियस अलग है और ये पॉइंट आपका अलग है, बाकी क्वेश्चन सेम है बिल्कुल। तो इस तरह से आपने कंस्ट्रक्शन करना है। स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन आपको जरूर लिखने हैं। 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, सिर्फ फिगर ड्रॉ करने से आपके मार्क्स नहीं मिलेंगे, तो आपको स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन भी लिखना है। जब आप इसको मेजर करोगे तो ये लेंथ आपकी 4.5 आएगी। किसी ने 4.3 लिखा है तब भी राइट है, 4.4 लिखा है तब भी वो राइट है। नहीं तो आप इसको डायरेक्ट यहाँ पे कैलकुलेट भी कर सकते हो, इस लाइन को यहाँ से ज्वाइन करके, क्योंकि हमें पता है कि रेडियस, ये टेंजेंट और रेडियस के बीच में 90 डिग्री का एंगल बनता है। तो इस तरह से इसको ज्वाइन करके कैलकुलेट करके आप एग्जैक्ट आंसर भी लिख सकते थे। ये 90 डिग्री एंगल हो गया। फिर ये हमें इस वाले सर्कल की रेडियस हमें पता है 4 सेंटीमीटर और ये पूरी साइड हमें पता है 6 सेंटीमीटर। तो आप कैलकुलेट करोगे तो आपका आंसर 4.47 समथिंग कुछ आएगा। नेक्स्ट इज 25। तो ये स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन भी आपको सारी लिखनी है। जिसने इस तरह से अटेंड किया उसको पूरे मार्क्स यहाँ पे मिलेंगे। फिर नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 25 इज प्रूव दैट दिस = 0। तो ये भी इजी क्वेश्चन है। अगर आपने ट्रिग्नोमेट्री अच्छे से किया होगा तो ये क्वेश्चन भी बहुत इजी था। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देखो, ये इसको सॉल्व ओपन करके 2 अंदर मल्टीपल करके तो हमें कुछ नहीं मिल रहा, लेकिन sin पावर 6 थीटा और cos पावर 6 थीटा है तो उसके हम पावर को कम करते हैं कि ये 4 में आए। तो आप यहाँ पे क्या करो, क्योंकि यहाँ पे प्लस का साइन है तो हम a² - b² का फॉर्मूला नहीं बना सकते, तो हम a³ + b³ का फॉर्मूला बनाएंगे। साइन के अकॉर्डिंग आपका यहाँ पे फॉर्मूला बनेगा। तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, यहाँ पे इसको इस वाले ब्रैकेट को सॉल्व करने के लिए a³ + b³ का फॉर्मूला बनाया। तो 2 अंदर रहने दिया, 3 बाहर ले लिया, 3 × 2 आपका 6 हो गया। यहाँ पे 2 अंदर ले लिया, 3 बाहर कर दिया, 3 × 2 6 हो गया। फिर यहाँ पे a³ + b³ का फॉर्मूला लगाया। इसमें अभी तक कुछ नहीं किया। तो a³ + b³ का फॉर्मूला होता है a + b a² + b² - ab। तो इसको मैंने यहाँ पे इस तरह से ओपन कर दिया। फिर हमें पता है sin² थीटा + cos² थीटा हमारा 1 होता है, तो ये 1 हो गया। ये हमारा यहाँ पे एज इट इज रह गया। अब हमारा ये भी 4 में है, ये भी 4 में आ गया। हमने पावर को कम कर दिया, अब ब्रैकेट ओपन कर दिया, 2 को यहाँ मल्टीपल किया, इन तीनों से ये 2 जो बाहर की तरफ था वो मल्टीपल हो गया और ये 3 को अंदर मल्टीपल कर दिया, सारा यहाँ पे सॉल्व कर दिया। फिर ये 2 × sin4 थीटा है, ये 3 × sin4 थीटा है, प्लस माइनस माइनस होगा, 3 में से 2 गया तो 1 बचा, साइन नेगेटिव आएगा क्योंकि 3 बड़ा है। सेम यहाँ पे भी 3 - 2 1 हो गया, साइन नेगेटिव आएगा क्योंकि यहाँ पे भी हमारा 3 बड़ा है। फिर ये एज इट इज हो गया, +1 हो गया। अब आपको यहाँ पे 0 आंसर लेके आना है, मतलब ये सारी टर्म आपकी इक्वल 1 या फिर -1 के इक्वल होगी, तभी 1 - 1 0 होगा। तो 1 को मैंने पहले लिख दिया, इन तीनों में से माइनस कॉमन ले लिया यहाँ
यहाँ पे, तो ये तीनों यहाँ पे क्या हो गए, पॉजिटिव हो गए। तो देखो ये a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो a स्क्वायर यहाँ पे कौन होगा, साइन स्क्वायर थीटा होगा, b स्क्वायर कौन होगा, कॉस स्क्वायर थीटा होगा। तो इसका होल स्क्वायर हो गया। फिर से अगेन हमें पता है कि इस आइडेंटिटी की वैल्यू 1 होती है, तो ये 1 माइनस 1 का स्क्वायर, तो 1 माइनस 1 इक्वल टू 0 हो गया RHS। तो ये भी इतना टफ क्वेश्चन नहीं था, ईजी था। अगर ये फॉर्मूला आपको पता होगा तो ये आपने ईजिली सॉल्व कर लिया होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन इज नंबर 26। तो क्वेश्चन नंबर 26 इज दिस। तो इस तरह का क्वेश्चन मैंने आपको 2000 अभी इसी ईयर का जो आपका सैम्पल पेपर आया था उसमें इस तरह का क्वेश्चन था कि 1/x प्लस a प्लस b इक्वल टू 1/a प्लस 1/b प्लस 1/x। अगर आपको याद है वो वाला क्वेश्चन, तो वो क्वेश्चन अगर आपने अच्छे से प्रैक्टिस करके सॉल्व किया होगा तो ये क्वेश्चन भी बिल्कुल उसी की तरह सॉल्व करना था। तो पहले हम 1/2x वेरिएबल को एक तरफ ले लेंगे, फिर एलसीएम लेके सॉल्व करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने की कोशिश करेंगे। तो ये बिल्कुल एज इट इज किया, 1/2x को इधर ट्रांसफर कर दिया, ये यहीं पे रह गए, एलसीएम लिया, पूरा सॉल्व किया। तो ये सॉल्व करके हमारे पास यहाँ पे ये लेफ्ट में तो हमारे पास ये आ गया, लेफ्ट में ये आ गया, राइट में ये आ गया, 2a प्लस बी से 2a प्लस बी कैंसिल हो गया, ये टर्म बच गई, क्रॉस मल्टीपल किया तो ये टर्म हमारा यहाँ बचा। सेम वैसे ही क्वेश्चन है जैसा सैम्पल पेपर में था। फिर आप फर्स्ट 2 और लास्ट 2 में से हमने कॉमन लिया, इसमें से x कॉमन आ रहा है, इसमें से हमारा a कॉमन आ रहा है, ये ब्रैकेट बच गए। एक बार इसको इक्वल 0 रखा तो x इक्वल टू माइनस b/2 आ गया। एक बार इस ब्रैकेट को इक्वल, ये वाले ब्रैकेट को इक्वल 0 रखा तो x इक्वल टू माइनस a आ गया। तो x की वैल्यू माइनस a और माइनस b/2 हो गई। फिर इसका सेकेंड पार्ट, तो सेकेंड पार्ट सेम एनसीईआरटी जैसा ही क्वेश्चन है, बस वैल्यू चेंज कर दी आपकी। यहाँ पे एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 11 है, बिल्कुल सेम वैसा ही क्वेश्चन है, बस ये वैल्यू यहाँ पे चेंज है। तो अभी तक मुझे सिर्फ लगता है कि इस क्वेश्चन में थोड़ी सी प्रॉब्लम आपको आई होगी अगर आपको a क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला नहीं बताओ, अदरवाइज आपके बाकी के जो 3 क्वेश्चन है बहुत ईजी है। तो ये क्वेश्चन भी मैंने यहाँ सॉल्व किया क्योंकि आपको आंसर चेक करवाना था मुझे। तो हमें स्क्वायर का यानी कि क्वेश्चन क्या था, द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ sum of the areas of two squares is 640 meter square. If the difference of their perimeter is 64 meter, find the sides of the square. तो दोनों ट्राइंगल के एरिया के स्क्वायर का सम 640 है, दोनों एरिया के, दोनों ट्राइंगल के दोनों स्क्वायर के पेरीमीटर का डिफरेंस वो 64 है। इक्वेशन हमने बना ली, ये हमारे फर्स्ट दोनों के ट्राइंगल के स्क्वायर के एरिया को ऐड करके 640 लिख लिया। फिर इनके पेरीमीटर का फॉर्मूला हमारे पास ये रहा, एरिया का फॉर्मूला ये रहा। फिर हमने यहाँ से क्या किया, इसमें से 4 कॉमन ले लिया, कैंसिल कर दिया, इधर आके x माइनस 16 हो गया, x इक्वल टू 16 प्लस वाई हो गया। इस वैल्यू को हमने यहाँ पुट किया, सॉल्व किया, तो ये हमारी पूरी क्या बन गई, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फिर मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से हमने सॉल्व कर दिया। तो y की 2 वैल्यू आ रही है, एक 8 आ रही है, एक -24 आ रही है, लेकिन हम -24 वैल्यू को नहीं लेंगे क्योंकि स्क्वायर की साइड कभी भी नेगेटिव नहीं होती, तो हम y इक्वल टू 8 वैल्यू ही लेंगे। तो y की वैल्यू को जब आप यहाँ पुट कर दोगे तो x इक्वल टू हमारा यहाँ पे से कितना आ जाएगा, 24, यानी कि जो एक ट्राइंगल है उसकी साइड 24 है और एक स्क्वायर है जिसकी साइड 24 है और एक स्क्वायर है जिसकी साइड 8 मीटर है। तो इस तरह से आपको यहाँ पे ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। नेक्स्ट इज 27। तो क्वेश्चन नंबर 27 आपका सीधा एनसीईआरटी बुक से, आप कहते थे ना ऑप्शनल एक्सरसाइज में से क्वेश्चन आते या नहीं आते, तो ये देखो ये ऑप्शनल एक्सरसाइज में से ही क्वेश्चन आया। एक्सरसाइज 6.6 का क्वेश्चन नंबर 4 है। तो ये आप मेरे वीडियो पे जाके सीधा आप यूट्यूब पे जाके सर्च करना एक्सरसाइज 6.6 क्वेश्चन नंबर 4 बाय मैथ्स टीचर, तो ये आपको आंसर वहाँ पे मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, अ मूविंग बोट इज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 150 मीटर हाई cliff moving away from the cliff. The angle of depression of the boat changes from 60 degree to 45 degree in 2 minutes. Find the speed of the boat in meter per minute. तो इस तरह के क्वेश्चन जो टाइम वाले क्वेश्चन है वो हमने एनसीईआरटी में भी सॉल्व किए हुए हैं, बट वहाँ पे हमें कुछ और कैलकुलेट करना है, यहाँ हमें स्पीड फाइंड करना है। तो ये यहाँ फिगर बना लिया कि ए पॉइंट से हम एंगल ऑफ डिप्रेशन है, बोट पहले यहाँ थी जब 60 डिग्री का एंगल बना रही थी, ये हमारी क्लिफ है, उसकी हाइट हमें कितने की बने 150 मीटर, और फिर बोट सी से लेके डी पे चली गई, एंगल हमारा 45 डिग्री हो गया। तो इसका क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना था। यहाँ हमें क्या फाइंड करना है कि जब सी से डी तक जाती है, या फिर आपको बोट की स्पीड फाइंड करनी थी। तो स्पीड कैसे फाइंड करेंगे, तो स्पीड का हमें पता होता है कि डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। टाइम हमें क्वेश्चन में गिवन है 2 मिनट, तो अगर हम ये पता कर लेते हैं कि सी से डी तक जाने में उसने कितना डिस्टेंस कवर किया,
तो ये हम डिस्टेंस के में टाइम से डिवाइड करेंगे तो हमारी स्पीड आ जाएगी। तो हमें y फाइंड करना है, तो y से तो ये CD मैंने y लिया है, BC मैंने x लिया है, तो CD ये तो हमारा कोई राइट एंगल ट्राइंगल नहीं है, तो हमें इन दोनों एंगल की हेल्प से ही यहाँ पे फाइंड करना पड़ेगा, क्योंकि ये एंगल हमारा 90 डिग्री, ये वर्टिकल लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने x फाइंड किया इस वाले ट्राइंगल से, क्योंकि x प्लस वाई यहाँ पे आएगा, वैल्यू पुट करके आएगा, तो x इक्वल टू हमारा 150/√3 आ गया पहले वाले ट्राइंगल में। फिर दूसरा ट्राइंगल हमने लिया ABD 1045 लगा के, tan थीटा इसलिए लिया क्योंकि परपेंडिकुलर अपॉन बेस है, परपेंडिकुलर गिवन है, बेस चाहिए, तो P/B हमारा tan थीटा होता है। तो दूसरे में भी हमने यहाँ पे पूरा सॉल्व किया, यहाँ पे इसके जो बेस है वो x प्लस वाई हो गया, सॉल्व किया, x की वैल्यू को हमने यहाँ से पुट कर दिया, तो y हमारे पास ये आ गया। तो ये हमारी क्या हो गई, टोटल डिस्टेंस थी जो कवर की गई है किसके द्वारा, बोट के द्वारा। तो स्पीड ऑफ बोट डिस्टेंस अपॉन टाइम हो गया, ये पूरी डिस्टेंस हो गई, ये टाइम से हमने यहाँ पे डिवाइड कर दिया, पूरा कुछ सॉल्व किया, यहाँ तक आ गया, फिर इसको रैशनलाइज किया क्योंकि डिनोमिनेटर में रूट नहीं होना चाहिए। तो आपका आंसर यहाँ तक भी राइट है, 25 × 3 - √3 भी राइट है, और 25 को अंदर मल्टीपल करके 75 - 25√3 अगर आपने मीटर पर मिनट में चाहिए था, तो क्योंकि टाइम हमारा मिनट में है तो यहाँ पे कुछ भी चेंज नहीं करना है। तो आपका ये आंसर राइट किया तब भी राइट है, और ये वाला अगर आपका आंसर आ रहा है तब भी यहाँ पे राइट है। नेक्स्ट इसका सेकंड पार्ट, देयर आर 2 poles, one each on either bank of the river just opposite to each other, यानी 2 पोल है, एक ये रिवर जा रही है, एक रिवर के लेफ्ट साइड में, एक रिवर के राइट साइड में। 1 पोल is 60 मीटर हाई, एक पोल की हाइट हमें गिवन है 60 मीटर। फ्रॉम द टॉप ऑफ दिस पोल द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड फुट ऑफ द अदर पोल आर 30 डिग्री एंड 60 डिग्री, मतलब कि ये वाला पोल है वो उसकी हाइट ज़्यादा है, इसके टॉप से हम दूसरे पोल के टॉप और बॉटम को देख रहे हैं, तो वो वाला पोल हमारा छोटा हो गया। फाइंड द विड्थ ऑफ द रिवर एंड हाइट ऑफ द अदर पोल, तो ये यहाँ पे बना लिया, एक पोल है मैंने CD ले लिया, दूसरा पोल AB ले लिया, एक यहाँ इस पॉइंट से देख रहे हैं तो टॉप पे एंगल 30 डिग्री बन रहा है, बॉटम पे एंगल 60 डिग्री बन रहा है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन एंगल ऑफ डिप्रेशन के इक्वल होते हैं, तो ये 30 है तो ये भी 30 हो जाएगा, एंगल ऑल्टरनेट एंगल से, ये 60 है तो ये भी 60 हो गया। अब हमें यहाँ पे फाइंड क्या करना है, एक तो हमें विड्थ ऑफ रिवर यानी BD, यानी कि मैंने इसको x ले लिया, वो फाइंड करना है, और दूसरा आपको यहाँ पे फाइंड करना है हाइट ऑफ द पोल, इस पोल की हमें छोटे वाले हाइट के पोल की हमें हाइट फाइंड करनी है, तो h फाइंड करना है। तो ये हमने बिल्कुल पैरेलल लाइन इस लाइन के ड्रॉ किए, तो ये h है, तो ये भी हमारा ED भी क्या हो जाएगा, यहाँ पे h हो जाएगा। तो AB में से AE आपका ये पूरा 60 है, ये पूरा h है, तो ये इतना सा AE आपका कितना हो जाएगा 60 - h। तो वही दोनों ट्राइंगल, एक इस ट्राइंगल में आप ट्रिग्नोमेट्री लगाओ, फिर इस ट्राइंगल में ट्रिग्नोमेट्री लगाओ, फिर हम x एंड h की वैल्यू को यहाँ पे फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले ऊपर वाले ट्राइंगल में देखते हैं 30 डिग्री, क्योंकि हमें x फाइंड करना है, तो x तो यहाँ से आएगा नहीं, तो ये दोनों इक्वल होगी, बिल्कुल पैरेलल लाइन हमने ड्रॉ की, ये h है, ये h है, ये इसके पैरेलल है, तो ये भी हमारी क्या हो जाएगी x। तो CE यहाँ पे हो गया tan 30 इक्वल टू AE अपॉन, ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस हो गया, ये 90 डिग्री है, तो AE अपॉन क्या हो गया आपका CE हो गया। तो ये हो गया, वैल्यू पुट किया, ये हमारा tan 30 1/√3 AE 60 - h अपॉन x, तो x हमारा यहाँ से ये आ गया। फिर दूसरे बड़े वाले ट्राइंगल में भी हमने सेम, क्योंकि हमें बेस चाहिए, तो tan 60 P/B, tan 60 √3 होता है, तो 60/x, तो यहाँ से x की वैल्यू हमारी आ गई कैलकुलेट करके 20√3, तो ये हमारी विड्थ ऑफ द रिवर तो हमारी आ गई। अब फर्स्ट एंड सेकंड से हमें h चाहिए, तो इस इक्वेशन को इस इक्वेशन के इक्वल कर देते हैं, क्योंकि यहाँ h आ रहा है और 2 वेरिएबल है, ये भी x के इक्वल है, ये भी x के इक्वल है, दोनों को इक्वल कर दिया, तो यहाँ से h हमारा कितना आ गया 40 मीटर। तो hence height of the other pole is 40 मीटर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29। तो 29 क्वेश्चन दोनों ही बहुत इजी थे, सिंपल सा आपको यहाँ पे मीन फाइंड करना था, ये आपको डेटा गिवन है, इसका मीन फाइंड करना है। तो आपको 3 मेथड पता है, तीनों में से आपने जिस भी मेथड से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया हो आपका आंसर 65.6 आना चाहिए। तो मैंने यहाँ पे अज्यूम मीन मेथड यहाँ पे लिया, सॉरी स्टेप डेविएशन मेथड लिया है UI वाला, उसे सॉल्व करके 65.6 मेरा आंसर आ रहा है। फिर नेक्स्ट आपको यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन था ओजाई वाला, मोर देन टाइप, आपको यहाँ से डिस्ट्रीब्यूशन, ये पूरा क्वेश्चन है सेम आपका NCERT से, बट डेटा आपका चेंज कर दिया है। NCERT में 14.4 का क्वेश्चन नंबर 3 है, बट ये डेटा आपका चेंज कर दिया है यहाँ पे जो भी आपको टेबल गिवन है। तो इस क्वेश्चन को जब हमने सॉल्व किया तो मोर देन टाइप हमने यहाँ पे ड्रॉ किया, ये हमारा F है, मोर देन के लिए हम मोर देन 40 मतलब लोअर लिमिट लेते हैं। फिर CF हमें चाहिए थी, CF भी हमें मोर देन वाली चाहिए होती, तो पहले सम को ऊपर रखते हैं, फिर 1 by 1 सब्ट्रैक्ट करते जाते हैं, लास्ट टर्म हमारी इक्वल होने चाहिए। तो प्लॉटिंग पॉइंट्स हमारे हो गए 40, 100, 45, 96, 50, 90, तो ये हमारे प्लॉटिंग पॉइंट्स हो गए जो मैंने यहाँ पे राइट कर दिए। और जब इसका ग्राफ बनाया
तो ये देखो इस तरह से आपका ग्राफ बन रहा है, ऊपर से नीचे की तरफ इस तरह से हमारा ये ग्राफ बना है। तो कुछ कैलकुलेट तो करना नहीं था, बस इस तरह का ग्राफ बन रहा है तो आपका राइट है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30। A container 30 is a container opened at the top and made up of a metal sheet is in the form of a frustum of a cone of height 16 centimeter and radii of its lower and upper ends are 8 centimeter and 20 centimeter respectively। तो यहाँ तक जो आपका क्वेश्चन है वो एज इट इज आपका बुक से आया है, एनसीईआरटी बुक से, एक्सरसाइज 13.4 का क्वेश्चन नंबर 4 है। बट यहाँ पे कॉस्ट जो आपकी गिवन है, रेट जो आपको गिवन है वो यहाँ पे चेंज कर दिया है, तो इसीलिए मैंने यहाँ तक तो आपको एनसीईआरटी में से देख लेना, क्योंकि अगर आपको यहाँ पे फाइंड द कॉस्ट ऑफ मिल्क विच कैन कम्प्लीटली फिल द कंटेनर, तो हमें वॉल्यूम फाइंड करना था। तो वहाँ पे मैंने आपको अच्छे से बताया वॉल्यूम हो एरिया हमने कैसे फाइंड किया है। तो पर लीटर का रेट यहाँ 50 है, वहाँ पे बुक में आपका चेंज है, तो उसके अकॉर्डिंग मैंने फाइंड कर लिया कि वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, ये आप दोनों वहाँ से देख लेना कैसे फाइंड किया है। तो वॉल्यूम ऑफ कंटेनर हमारा ये आ रहा है, एरिया ऑफ कंटेनर हमारा ये आ रहा था। अब 1 लीटर का दूध का रेट हमें 50 रुपीज़ दिया हुआ है, तो इतना वॉल्यूम आ रहा है, इतने लीटर मिल्क का कितना होगा, तो इतना रुपीज़ हो जाएगा। फिर आपको यहाँ पे ये रेट भी आपका चेंज कर दिया। ऑल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ मेटल शीट यूज टू मेक द कंटेनर इफ इट कॉस्ट 10 पर 100 सेंटीमीटर। तो वहाँ पे 8 आई थिंक 8 पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो ये भी मैंने यहाँ सॉल्व कर लिया कि 100 सेंटीमीटर स्क्वायर का रेट 10 रुपीज़ है, तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का कितना होगा, और हमारे पास इतना सेंटीमीटर स्क्वायर आया है 1959.36, तो उतने का कितना होगा, मल्टीपल किया, सॉल्व किया, तो आप चेक कर लेना ये इसका आंसर है। कॉस्ट ऑफ मिल्क ये आना चाहिए, कॉस्ट ऑफ मेटल शीट ये आना चाहिए। तो आई होप आपको सेक्शन डी अच्छे से आपके आंसर चेक कर लेना। यहाँ पे मैंने बिल्कुल जल्दी से सिर्फ आपको पेपर सॉल्व करने के लिए बताया, बाकी इंडिविजुअल क्वेश्चन के वीडियो में अलग से अपलोड करूँगी, जहाँ पे क्वेश्चन को मैं बहुत अच्छे से ब्रीफली उसको एक्सप्लेन करूँगी। अभी भी कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू।